हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की, और अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा और आगे मूव कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की तरफ, जो क्लास 12th के बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों ने मैक्रो को कवर कर लिया और अब हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी वीडियो थोड़ा सा लगातार आएगा। इंडियन इकोनॉमी तो कम से कम कंप्लीट करने तक लगातार आएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर 1 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं। पहली चीज़ ये, इंडियन इकोनॉमी का मतलब भारत की अर्थव्यवस्था। भारत की इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के समय किस हालात में थी, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हाल हुआ, और अभी तक इस अर्थव्यवस्था में, इस इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या प्लान्स हुए हैं, क्या समय था उस समय जो इकोनॉमी किस हालात में थी और कहां से निकल के कहां तक आई है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इंडियन इकोनॉमी के आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो हम लोग उस शाम की बात करेंगे, उस शाम की जिस शाम को हम आज़ाद हुए थे। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है। वो शाम जिस शाम को हम क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे। मेनली जब हम लोग सेक्टर्स की बात करते हैं कि इंडिया में इकोनॉमी की जो बात होती है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर, हम लोग बात करते हैं सर्विस सेक्टर की। यानी इन्हीं 3 सेक्टर्स पे हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और इसमें क्या क्या चेंजेस आए, उस समय क्या हालात थे, इन चीज़ों को ही पढ़ना हम लोगों को इंडियन इकोनॉमी के इस पूरे सिलेबस में है। तो पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि जिस शाम हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस हालात में था और आज हम कहाँ तक पहुँचे, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो हम सब ने सुना है, अपने घर के जो भी बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि जिस समय हम आज़ाद हुए थे सबसे ख़राब हालत अगर किसी की थी तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर की थी। किस तरीके से? एक ऐसा सेक्टर जो आज भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर किसी सेक्टर में इंडिया में आज भी किसी के पास है तो वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही है। और आज भी जो समय है, आज भी सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए लोग हैं। चाहे वो उनके इनकम की बात हो, चाहे वो उनके किसी भी चीज़ की बात करें, हम अगर उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो भी उनकी हालात सबसे खराब है। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा, कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले एक हिस्ट्री की तरह का ये चैप्टर है जो उस समय की बात बता रहा है, जो तथ्य पे आधारित है कि उस एग्रीकल्चर सेक्टर का हालत उस समय, जिस शाम को 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उस शाम उस सेक्टर की हालात किस तरह की थी, ये हम लोग आज इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले अगर जो मैं देखूं क्या लिखा हूं मैंने, तो एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम। यानी हम लोग सुनते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है, जिसमें आज़ादी के समय लगभग 72% लोग इसमें एम्प्लॉयड थे, उस सेक्टर पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन का ब्रिटिशर्स की तरफ से एक नियम था, जिस नियम का नाम था जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जमींदारी सिस्टम का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि ये लैंड है, इस लैंड पे काम हम कर रहे हैं और नियम कोई और चला रहा है, और वो नियम कौन चलाता था? वो उस समय के जमींदार थे। ठीक है ना, जमींदार थे। जमींदार क्या करते थे? वो अपने हिसाब से किसानों को एकदम परेशान करते थे कि नहीं, इतनी खेती करनी है, इतना उत्पादन करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, हर चीज़ उन्हीं के हिसाब से होता था। और उसके बाद उतना प्रोडक्शन करने के बाद जो इनकम मिलेगी किसी भी किसान को, वो भी उस जमींदार के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कितना देना चाहता है। तो इस सिस्टम से हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर के एक्सप्लॉयटेशन में, इस चीज़ को हमने देखा। सेकेंड, जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज अ ओनर ऑफ सॉइल। अगर इस सॉइल की हम बात करें, अगर हम सॉइल की बात करें, तो उस सॉइल पे जो मालिकाना हक था वो एक तरीके से जमींदार का था, जमींदार ही मालिक था। लेकिन उस पर काम कौन करता था? उस पर काम हमारा किसान करता था। आज भी अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी सरकारें आती हैं, अपनी बात कहती हैं कि मैंने कर्ज माफ़ कर दिया। उसने ये नहीं बताया कभी वो जो कर्ज माफ़ कर रही है या फिर जो भी सब्सिडी दे रही है या फिर जो भी किसानों को दे रही है, वो चीज़ किसान के पास पहुंच रहा है या उस जमीन के मालिक के पास पहुंच रहा है। ये चीज़ कोई नहीं बताता है।
अभी मैं अगर एक प्रैक्टिकली बात करूं तो अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक लोग मिले जो गोरखपुर में रहते हैं और उनका कहीं महाराजगंज या फिर कहीं पे उनका ज़मीन है जहां पर किसानी होती है। किसान किसानी करता है, लेकिन जो सरकार की तरफ से चेक आता है वो ये गोरखपुर में जो साहब बैठे हैं उनके पास आता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी किसान तक वो चेक नहीं पहुंचता है, वो चेक उस एरिया के मालिक तक पहुंचता है, उस जमींदार तक पहुंचता है। ठीक है, जमींदार टर्म आज के टर्म में इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सरकार एक तरीके से खुल के कहती है कि हमने जमींदारी सिस्टम को समाप्त कर दिया, इसलिए जमींदार सब तो नहीं कहेंगे, ये कह सकते हैं ओनर्स ऑफ द लैंड के पास पहुंचता है, वो जो उस लैंड का ओनर है। तो दूसरी बात यही कह रही है कि जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ सॉइल, उस सॉइल का जो ओनर था वो जमींदार था। ठीक है ना, उनको डिक्लेयर कर दिया गया था। टिलर्स ऑफ सॉइल का मतलब यहां पे फार्मर से है। टिलर्स ऑफ सॉइल गेट मिनिमम फॉर देयर सर्वाइवल, किसानों को जो सबसे कम दिया जा सकता था वही दिया जाता था, जिसमें वो अपना जीवन भी किसी तरीके से जी पाए, वो उनके लिए मुश्किल था। उसके आगे अगर हम दूसरे साइड देखें तो जमींदार स्पेंट दियर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरीज। अब सीधी सी बात है, अगर ये लैंड मेरा है, मैं जमींदार हूं और मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरा मन कहां खर्च करना है, कहां नहीं करना है, हम कहां खर्च करेंगे? हम जमींदार हैं, हमको अपना जीवन भैया लग्जरी वाला चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे खर्च को अपने लाइफ के लग्जरियस गुड्स को खरीदने में लगा देते हैं। तो यानी कि जमींदार क्या करते थे, अपने रेवेन्यू को, अपने इनकम को क्या करते थे, लग्जरीज ऑफ लाइफ में स्पेंड करते थे। लेकिन वहीं पे अगर मेरा मन है, हम नहीं खर्च कर रहे हैं, अगर हम उस भूमि पे, उस धरती पे, उस एरिया पे, उस सॉइल पे खर्च नहीं करेंगे तो क्या होगा? लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब अगर हम खुद अपने सॉइल पे खर्च नहीं करेंगे उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करने के लिए, उनके प्रोडक्शन को और बेहतर करने के लिए, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर पे जब हम खर्च ही नहीं कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर बेहतर कैसा होगा? ठीक है ना, तो ये बात एग्रीकल्चर सेक्टर की बहुत ही छोटे में मैं बता रहा हूं, बहुत ही छोटी बात मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोगों को इसके बाद, इस चैप्टर के बाद एक एक चैप्टर एग्रीकल्चर सेक्टर पे पढ़ना है, उसमें हम इस पे डिटेल पे बात करेंगे। दूसरा चैप्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बात करना है, उस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तीसरा हम लोगों को ट्रेड पे भी बात करना है, वो भी हम लोग आराम से बात करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक तरीके से हम एक समझ लीजिए एक समरी टाइप, जिसमें हम लोग ब्रीफली उस पे बात कर रहे हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता था? अब हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अगर आ जाएं तो फॉरेन डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। भारत आजादी के पहले अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्ध था। अगर कहीं भी हैंडीक्राफ्ट का नाम लिया जाता था, किसी भी तरह के रॉ मटेरियल्स का नाम लिया जाता था, तो भारत उसमें बहुत आगे खड़ा होता था। लेकिन उसको भी पूरी तरीके से तबाह करने का काम, पूरी तरीके से बर्बाद करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया, जिसमें उन्होंने क्या किया? फॉरेन डिमांड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। अगर हमको अपने हैंडीक्राफ्ट, अगर मेरे यहाँ हैंडीक्राफ्ट अच्छा है तो पड़ोसी कहेगा कि आपका हैंडीक्राफ्ट हमको चाहिए, यानी उसको डिमांड करेगा वो। लेकिन उस डिमांड को हमने क्या किया? एक बड़े टैरिफ के अमाउंट से, टैरिफ क्या है? एक तरह का टैक्स है, ठीक है ना, जो टैक्स क्या करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो टैक्स का दूसरा नाम है उसको हम टैरिफ कहते हैं, ठीक है ना। उसमें उसने क्या किया? बहुत हाई टैरिफ लगा दिया। उसने कहा कि अगर हमको अपने हैंडीक्राफ्ट को दूसरे जगह पे बेचना है या फिर भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक बहुत ज्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। तो बताइए, कोई भी देश जो हमसे इसकी डिमांड कर रहा है वो क्या खरीदना चाहेगा? अगर उसकी प्राइस 10 रुपए लायक वो सामान है और 15 रुपए उस पर, 5 रुपए अगर उस पर टैरिफ लगा दिया जाए और उसकी कीमत बढ़ा के 15 रुपए कर दी जाए तो कोई भी खरीदना चाहेगा? नहीं। तो इसीलिए हमारे हैंडीक्राफ्ट जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसके ऊपर एक बिना किसी मतलब का एक अलग सा टैरिफ लगाकर उसको क्या कर दिया गया? उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। अब हमारा सामान कहीं और ना जा पाए, एक्सपोर्ट ना हो पाए, और उनका जो फिनिश्ड गुड है, उनका जो सामान है जो पूरी तरीके से बन के आ जा रहा है, जो उनके यहाँ नहीं भी बिक रहा है, वो हमारे यहाँ मार्केट में इंपोर्ट फ्री कर दिया। अपने ब्रिटिश से अगर कोई भी चीज इंडिया में लेकर के आना है तो उस बॉर्डर पे किसी भी तरह का कोई टैरिफ नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे डायरेक्टली वहां से आप लेकर के आइए फ्री में, हमारे मार्केट में रखिए और उसको बेचिए। अब आप समझिए
कि हमारे सामान को, जो सामान सबसे बेहतर क्वालिटी का था, उसको कहीं और अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ा दिया। टैरिफ बढ़ा दिया, उसकी प्राइस बढ़ गई। उसकी प्राइस बढ़ गई तो वो देश हमसे अब डिमांड नहीं करेगा। दूसरा, अपने यहाँ के सामान को इंडिया में ले आकर के इंडिया के मार्केट में बेच दिया। दोनों तरफ से काम हो गया। एक तरफ से एक्सपोर्ट हमारा बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ से अपने न बिकने वाले सामान को ले आकर हमारे मार्केट में बेच दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट में हम लोग बहुत बेहतर थे। हम लोग जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ना, उन रॉ मटेरियल्स में बहुत आगे थे एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट अगर हम बेहतर करते थे तो इसका मतलब लोग डिमांड भी बहुत करते होंगे। तो लोग डिमांड तो करते थे, लेकिन हमने बताया एक्सपोर्ट किस तरीके से उस पर टैरिफ लगा दिया और क्या क्या कर दिया, उसकी प्राइस बढ़ा दी और फिर किस तरीके से उसको बर्बाद किया। इसमें एक तरीके से हमको क्या किया, हमको अगर ब्रिटिश से, जो ब्रिटेन से हमारा जो ट्रेड होता था, उसमें उन्होंने क्या किया कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन को जो रॉ मटेरियल की जरूरत है उसको ड्यूटी फ्री करके हमारे देश से उठाकर ब्रिटेन में भेज दिया। यानी हमारे रॉ मटेरियल को फ्री में अपने देश में एक्सपोर्ट कर लिया और फिर उस रॉ मटेरियल से एक फिनिश्ड गुड बनाकर हमारे ही देश में आके हम ही को बेच दिया। बात मेरी समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया पॉलिसी थी उनकी। ठीक है ना, उनके लिए, हमारे लिए तो खराब ही थी। दूसरा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। यही बात मैंने कहा, अब इंडियन मार्केट में लेके आए और उसको बेचना शुरू कर दिया। दिस मेड इंडिया importer of finished goods from Britain and exporter of raw materials to Britain। यानी अब इंडिया एक तरीके से क्या हुआ, सेल्फ रिलायंट नहीं हुआ, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाया, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। क्योंकि हमारे पास तो रॉ मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश गुड बनाना है ये हमको बताया नहीं, हमारे यहाँ इंडस्ट्री खोली नहीं, हमारे यहाँ किस तरीके से उसको फिनिश गुड में बदलना है ये समझाया नहीं। हमारी आदत क्या डाल दी कि आप रॉ मटेरियल पैदा करो, रॉ मटेरियल को हम उठाएंगे, अपने देश में लेके जाएंगे और उसको फिनिश गुड बना के आपके मार्केट में ले आके भेज देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि अब हम क्या हो गए, हम फिनिश गुड पाने के लिए दूसरे देश पर यानी ब्रिटेन पे डिपेंडेंट हो गए। तो ये हमारा जो उनका इंटरनेशनल ट्रेड की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस प्रकार थी। हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, हमने देखा इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ, हमने देखा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या किया उन्होंने। अब हम ये समझेंगे कि क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के उस समय जिस समय हम आजाद हुए थे। अब हम समझेंगे कि क्या फीचर्स थे हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो पहले फीचर्स की हम लोग बात करते हैं वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जिसमें या तो बहुत कम ग्रोथ हो या ना हो कोई ग्रोथ। यानी कि अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं वेयर देयर इज लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहते हैं। तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम लोगों ने समझा। सेकंड पॉइंट है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो बहुत पिछड़ी हुई थी। बहुत पिछड़े होने का मतलब क्या हो गया? लोगों की अगर हम पर कैपिटा इनकम देखें तो उस समय 230 रुपए थी, यानी जो प्रति व्यक्ति आय थी पर कैपिटा इनकम वो मात्र 230 रुपए थी। हम आज बैठ के इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत होगी। तीसरा, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर वो सेक्टर, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उस शाम उसमें इन्वॉल्व थी, यानी कि 72% अप्रॉक्सीमेटली वो सेक्टर बहुत पीछे था। अगर हम चेक करें डेटा के थ्रू, अगर हम देखें नेट पे कि वीट की प्रोडक्टिविटी कैसी थी, राइस की प्रोडक्टिविटी क्या थी, क्या डेटा दिखता है हमको, तो हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी तब जितनी थी वो बहुत कम थी। अगर हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में भी कंपेयर करेंगे उस समय के पॉपुलेशन के, तो भी हमें दिखेगा कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। किसी भी इंसान की जो सबसे एसेंशियल चीज़ होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान है, ठीक है, और उसमें भी अगर आपकी पर कैपिटा इनकम 230 रुपए होगी तो आपकी इकॉनमी बैकवर्ड ही होगी। ये बात अगर हम सोचेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर हम चौथे पॉइंट की तरफ मूव करें जो है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रीज में भी हम क्या थे? बहुत पीछे थे। क्यों पीछे होंगे इंडस्ट्रीज में?
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं हुई होंगी, यही बात मैंने लिखी है, नो हैवी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड। दूसरी ये हो सकती है कि प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मशीन्स जिसका इस्तेमाल हम प्रोडक्शन के लिए कर सकते थे उसको पूरी तरीके से नेग्लिजिबल मान लिया गया, तो उनका कोई यूज ही नहीं किया जाता था, क्योंकि हमको क्या बना दिया गया था, हमको तो था कि रॉ मटेरियल आप प्रोड्यूस करिए और मशीन कहाँ है, ब्रिटेन में, अपने रॉ मटेरियल को यहाँ से भेजिए ब्रिटेन, वहां से फिनिश गुड आएगा। अभी हम लोगों ने देखा है ट्रेड में, ठीक है ना, तो हम लोगों को इस तरीके का बना दिया गया था। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज वर ऑलमोस्ट रूइंड। हम लोग किसी भी इकोनॉमी में कहते हैं कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका एक बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती है, उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं एम्प्लॉयमेंट पाते हैं वहाँ से, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, बर्बाद कर दिया गया था। इसीलिए हो सकता है क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, उनको उन पर ध्यान न देने के कारण भी हो सकता है कि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर सकते थे वो भी एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर लिए थे। यानी 72% जो पॉपुलेशन थी वो अपने मन से ना हो सकता है कि अपने मन से वो एग्रीकल्चर में ना हो, लेकिन क्योंकि और कोई ऑप्शन ना हो इसलिए वो वहां पर काम कर रही। ये बात समझिएगा। चौथा पॉइंट, फॉर कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट इंडियन इंडस्ट्री डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। यही बात हम लोगों ने देखी है ट्रेड में कि अगर हमको कोई कैपिटल गुड चाहिए, अगर हमको कोई फिनिश्ड गुड चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा था, हमको ब्रिटेन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा था। तो ये बात हम लोगों ने इंडस्ट्री की बैकवर्डनेस में देखी। अगर हम 5वें पॉइंट पे देखें तो एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी मैंने जैसा पर कैपिटा इनकम की बात की, इससे भी आप समझ सकते हैं कि हमारी जो पॉवर्टी थी, जो लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिनके पास ना खाने को था, ना पहनने को था और ना रहने को था। आज का भी डेटा है, मैं जब मैक्रो पढ़ा रहा था और जब मैं जीडीपी की बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि आज के समय में भी भारत में 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ पीपल आज भी रात को बिना खाए सोते हैं, ठीक है ना। तो सोच लीजिए आज़ादी के समय, जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय क्या हालत होगी, ठीक है। ये मत कहिए कि हो सकता है कि पॉपुलेशन उस समय कम थी, तो हो सकता है कम लोग हों, लेकिन परसेंटेज निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत थी उस समय। अगर हम 6th पॉइंट पे आए तो इसका है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं इस्टेब्लिश होने के लिए आती है तो उसको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको चाहिए होता है कि उस जगह पर किसी तरह का क्राइम ना हो रहा हो। इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहता है वो यही चाहता है कि हमारे गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो वो बहुत लो कॉस्ट पे हो जाए, बहुत आराम से हो जाए, और उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। दूसरी चीज़, वो क्राइम फ्री स्टेट चाहता है। तो हमारे यहाँ क्राइम की बात तो छोड़िए, उस समय की वो डेटा हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत खराब कमी थी। यानी कि रोडवेज बेहतर नहीं थे, रेलवेज बेहतर नहीं थे, और पोर्ट्स की तो बात ही छोड़िए। अगर हम 7th पे आए तो वो क्या कहता है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ये बात हम लोग तब से करते आ रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की तो बात छोड़िए, हम लोग इंपोर्ट पर पूरी तरीके से निर्भर थे दूसरे देश पर। और वो देश कौन सा था जो हम लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था, जिसका नाम ब्रिटेन है, ठीक है। तो हम लोगों ने आज देखा कि जो उस समय एक्सप्लॉयटेशन थी ब्रिटेन की, चाहे वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के रूप में हो, चाहे जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था और इंटरनेशनल ट्रेड था, उसमें किस तरीके से वो हमको एक्सप्लॉयट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के उस दिन, उस शाम, जिस शाम हम आज़ाद हुए थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ 6-7 पॉइंट्स देखे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है, कोई चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 12th का एग्ज़ाम बहुत करीब है और कई बच्चों ने कहा कि मुझे वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैं पूरी तरीके से 12th के सिलेबस पर फोकस्ड हूँ। इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं होगी, थोड़ा हाई लेवल की बात नहीं होगी। पूरी तरीके से इंडियन इकोनॉमी जो 12th के सिलेबस में है, हम लोग उसी पे बात करेंगे इन पूरे इंडियन इकोनॉमी के इस चैप्टर, इस पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।